हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का हिस्ट्री का 5th लेसन रूलर्स एंड बिल्डिंग्स ये करेंगे। इसमें शासकों द्वारा बनाई हुई किस किस तरह की बिल्डिंग्स थी, उन्होंने उसमें कौन सा पैटर्न यूज़ किया, इस लेसन में उसके बारे में बताया है। लेट्स स्टार्ट। फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकोनी ऑफ द कुतुब मीनार। जो फिगर फर्स्ट है जो कुतुब मीनार की बालकोनी को शो करती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, निर्माण करवाया था। बालकोनी के नीचे, बालकोनी का क्या मतलब होता है, हिंदी में हम उसे कहेंगे छज्जे। छज्जे के नीचे स्मॉल आर्चीज तथा ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन द्वारा नमूनों को दिखाया गया है। इसमें जो बालकनी के नीचे छोटे मेहराब और उसमें ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं? अब आप ये देखिए नीचे आपको ये इसके नीचे ये तो आपका छज्जा हो गया, इसके नीचे ये अभिलेख हो गए इसके। दीज आर इन अरेबिक। यह अभिलेख अरबी में है। जो इसका बाहरी हिस्सा है वो कर्व्ड और एंगुलर, घुमावदार तथा कोनिया है। ऐसे अभिलेख लिखने के लिए ग्रेट प्रिसीशन मतलब बहुत ज़्यादा परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन्स जो होते थे, सार्वजनिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 ईयर्स एगो केवल कुछ ही इमारतें स्टोन और ब्रिक्स की बनी होती थी। 13th सेंचुरी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, वो उसके बारे में क्या सोचते होंगे, क्योंकि उस समय में इमारतें ऐसी बहुत कम बनती थी। बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ट 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं और उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। पहली इमारतें कैसी थी, उसमें क्या था, किले, महल और मकबरे थे, और जो कि सेफ, प्रोटेक्टिव और ग्रैंडियोज प्लेसेस मतलब कि ऐसे थे जहाँ जो सुरक्षित, संरक्षित और दुनिया में आराम करने की सबसे भव्य जगह थी वो। The second were structures meant for public activity including temples, mosques, tanks, wells, कारवन, सराइज एंड बाजार्स। तो जो दूसरी श्रेणी में क्या आते थे, मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार जैसी जनता की उपयोग की इमारतें थी। किंग्स वर एक्सपेक्टेड, जो राजाओं की अपेक्षाएं की जाती थी राजाओं से कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रेज पाने की आशा करते थे। इस तरह के कंस्ट्रक्शन जो निर्माण कार्य थे व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स। उन्होंने मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाया। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मैंशंस। उन्होंने घरेलू स्थापत्य, व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हो गए थे वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। Monuments provide an insight into the technologies used for construction. स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयोग शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। हम 4 दीवारों के आर पार वुडन बीम का मतलब है लकड़ी की क्षैतिरों अथवा एक स्लैब और स्टोन। स्लैब क्या होता है, पत्थर, जो सीधा जो पत्थर होता है उस पर जो लगाया जाता है। स्लैब की पट्टियाँ रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हम एक इलेबोरेट सुपरस्ट्रक्चर बनाते हैं। सुपरस्ट्रक्चर मतलब अधिरचना। अधिरचना क्या होता है, जो हमारा भूतल होता है उससे ऊपर किसी भी उठे हुए भवन को हम अधिरचना कहते हैं।
विस्तृत रचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक सोफिस्टिकेटेड स्किल्स वाले लोगों की जरूरत होती है, जो जटिल कौशल जिनको अच्छे से आता हो वही इसको कर सकता है। Between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में वास्तुकारों ने भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 वर्टिकल खंभों के आर पार जो हॉरिजॉन्टल बीम रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली जो थी वो क्या कहलाती थी? ट्रिपेट और कोरबेल्ड, कड़ियोदार छत कहलाती थी ये। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। अब ये ऊपर देखो, लेबर फोर्ट द आगरा फोर्ट। जब आगरा का किला बनाया गया तो उसमें 2000 स्टोन कटन, जो पत्थर को काटते हैं वो, और 2000 सीमेंट और लाइम मेकर्स और 8000 लेबरर्स, 8000 मजदूरों की वहाँ पर आवश्यकता पड़ी। अब ये देखिए फिगर आपको दिखाई जा रही है, फिगर 2A और फिगर 2B। ये जो फिगर A है ये दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा दिखाया गया है, और नीचे जो आपको फिगर 2 है ये मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों इस तरह से बनाई गई, आपको यहाँ पे आपको क्लियर है, दिख रहा है आपको। आगे है टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। द कंदरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धंद देव। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। अब ये फिगर आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये वाली, नीचे ये है फिगर आपकी मंदिर की। एन ऑर्नामेंट, एक ऑर्नामेंटल गेट बनाया गया जो आभूषणों से अलंकृत था, और उसके प्रवेश द्वार पर इसको बनाया गया था। मेन हॉल, जिसको कि महामंडप कहा जाता था, वहाँ डांसेस परफॉर्म किए जाते थे। द इमेज ऑफ द चीफ दैती वाज केप्ट इन द मेन श्राइन, और वहाँ तक पहुँचा जाता था। प्रमुख जो देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर क्या होता था? गर्भगृह में रखी जाती थी, और जो रिचुअल वर्कशिप होते थे, धार्मिक अनुसंधान इसी जगह पर किए जाते थे। इसमें केवल राजा, उनके जो फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली, और प्रीस्ट, जो उनके निकटतम परिवार और पुरोहित ही इकट्ठे होते थे वहाँ पर। खजुराहो मंदिर में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ कॉमनर्स मतलब जहाँ पर कि आम जनता को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर खुदाई में मिली मूर्तियों से डेकोरेट किए गए थे। ये आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, इसमें ये वहाँ से जाने का रास्ता है, फिर उसके बाद ये सभागार, और यहाँ पर मूर्तियों को रखा जाता था। द राजराजेश्वर टेम्पल एट तंजावुर हैड द टॉलेस्ट शिखरा अमंगस्ट टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम। तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका कंस्ट्रक्शन वर्क इजी नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के टॉप पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप लिफ्ट नहीं कर सकता था, उठा नहीं सकता था। इसलिए इस काम के लिए आर्किटेक्ट्स ने मंदिर के टॉप तक पहुंचने के लिए एक इनक्लाइंड, एक ऐसा पथ तैयार किया, चढ़ाईदार रास्ता बनाया, जो रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया करता था। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा रास्ता तैयार किया गया, जिससे चढ़ाई बहुत स्टिल, मतलब एकदम से खड़ी चढ़ाई ना हो, उसके लिए ये रास्ता तैयार किया गया। मंदिर बन जाने के बाद
उसे डिसमेंटेड किया गया। डिसमेंटेड मतलब गिरा दिया गया। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने निर्माण मंदिर कंस्ट्रक्शन के एक्सपीरियंस को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विलेज ऑफ द इंक्लाइन, चढ़ाईदार रास्ते का गांव। टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिटिकल डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। पहला क्या था? दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की जो ये सुपर स्ट्रक्चर होता था, अधिरचना का भार कभी कभी आर्चीज मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह रूप क्या कहलाता था? चापकार रूप कहलाता था। ये आपको ये देखो, आपको ये दिखाई गई है। सेकंड है लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड कंस्ट्रक्शन। निर्माण कार्य में लाइमस्टोन चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह हाई क्वालिटी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के चिप्स, जो पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। आपको ये पिक्चर 6 में दिखाया गया है। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये पेंटिंग है, अकबरनामा से ली गई है। इसमें आपको ये दिखा रखा है, ये चढ़ाई, ये सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर एकदम दिख रहा है। बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। टेम्पल्स एंड मॉस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया गया था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, वेल्थ, डिवोशन ऑफ द पैट्रॉन, धन, वैभव और भक्ति का प्रदर्शन करते थे। फॉर एग्जाम्पल राजेश्वर मंदिर। एंड इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिला है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वर की उपासना के लिए किया था। आपने नोटिस किया होगा कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी सिमिलर हैं। The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम ऑस्पिशियस, मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। रिचुअल ऑफ वर्शिप, धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता कौन सा? जो राजा राजदेव, और दूसरे देवता किसको? राजा राजेश्वरम। इनको आपस में दूसरे देवता का सम्मान करता था। द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य जो लघु देवता शासक के सहयोगी और अधीनस्थों के देवी देवता थे। द टेम्पल वाज ए मिनिएचर। यह मंदिर शासक और के सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक मिनिएचर मॉडल, मतलब बहुत छोटा लघु रूप ही था। जिस तरह से वे रॉयल टेम्पल्स में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा लगता था मानो उन्होंने देवताओं के शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुस्लिम सुल्तान्स एंड पादशाहs did not claim to be incarnations of God, but Persian court chronicles described the Sultan as the shadow of God. मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन शैडो ऑफ गॉड, अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान मूसा और सुलेमान की क्वालिटीज़ थी। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर, सबसे महान विधिकर्ता और आर्किटेक्ट अल्लाह स्वयं था
उसने मतलब अव्यवस्था को दूर करके इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर एंड सिमेट्री, व्यवस्था और संतुलन कायम किया। आपको ये फिगर दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, प्लान ऑफ जमा मस्जिद। ये जमा मस्जिद का है जो शाहजहाँ ने न्यू कैपिटल ऑफ शाहजहानाबाद में बनवाया। इसमें ये जो है पूरब की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, उस तरफ फेस करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो अपने अल्लाह की पूजा कर रहे हैं। और किबला का अर्थ होता है डायरेक्शन टुवार्ड्स मक्का, मक्का की तरफ मुंह करके नमाज करना। ये आप आगे आएगा। As each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral right to be rulers. सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने मोरल राइट्स, नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। प्लेस ऑफ वर्शिप, उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने क्लोज रिलेशन, घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं रैपिड पॉलिटिकल चेंज, तेजी से बदलती राजनीति के सदन में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा पायस धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी पैट्रोनेज, आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण कल्चरल सेंटर्स, सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को फेम मिला, ख्याति प्राप्त हुई उनको। It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain. व्यापक विश्वास यह था कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। At the same time, इसी तरह टैंक्स और रिजर्वर्स के निर्माण द्वारा प्रीसियस, बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रेज हुई, प्रशंसा हुई। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया और उसको यूनिवर्सल रिस्पेक्ट प्राप्त की और उसने उससे यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक सम्मान उससे पाया। इट वॉज कॉल्ड द होजे सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वर। इस विशाल जलाशय को होजे सुल्तानी और किंग्स रिजर्वर, राजा का तालाब कहा जाता था। शासक प्राय अपने सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे टैंक्स और रिजर्वर्स का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद में, जैसे कि अब जामा मस्जिद के छोटे हौद भी बनवाए उन्होंने, अथवा गुरुद्वारों का भी उन्होंने, गुरुद्वारों में भी ऐसा ही टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स। बहुत आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर अटैक किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों को निशाना बनाया। इन अर्ली 9th सेंचुरी में जब पांड्या राजा श्री बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, राजा सेन प्रथम को पराजित किया, उसके विषय में बुद्धिस्ट मॉन्क और क्रॉनिकल धर्ममिति नोटिस्ड। तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धर्ममिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी सोने की बनी बुद्ध की मूर्ति, वेरियस जो विभिन्न मठों में रखी सोने की मूर्तियाँ, और इन सभी को उसने अपने कब्जे में कर लिया।
सिंघली शासक के आत्म अभिमान को इससे जो एवेंजेस आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सेन सेकंड ने अपने सेनापति को पांडे की राजधानी मदुरई पर इन्वेल्ड आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध जो क्रॉनिकल बौद्ध इतिहासकार थे उन्होंने लिखा है कि इस एक्सपेडिशन में अभियान में बुद्ध की स्वर्ण जो सोने की मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा उसे रिस्टोर वापस लाने हेतु बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. इस तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने प्राचीन शासकों से जब्त की गई जो अच्छी मूर्तियां थी उसने भर लिया था ले जाने के लिए। एक एन इनकम्प्लीट लिस्ट एक अधूरी सूची में ये चीज़ें शामिल हुई है। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव किसको कहते हैं, शिवजी का ये एक रूप होता है, तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति, ये सभी वहाँ से प्राप्त हुई है। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने कैंपेन्स के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके वेल्थ और जो उनके आइडल्स थे उन मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद नॉट ए वेरी इम्पोर्टेंट रूलर्स उस समय में कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को डिस्ट्रॉय करके जो वहाँ पर ख़ास तौर से उन्होंने क्या किया, सोमनाथ मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में क्रेडिट प्राप्त करने का प्रयास किया। मिडल एज पॉलिटिकल कल्चर मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन प्राचीन शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। अब आपको ये पिक्चर साइड में आपको ये दिखाई गई है, ये चारबाग हुमायूं का जो है चारबाग मकबरा है। नीचे कश्मीर में शालीमार बाग का ये आपको सीढ़ीदार चारबाग का दिखाया गया है। ये सारी चारबाग की पिक्चर्स हैं कि कौन सी कहाँ पर है। ये नीचे है लाल महल बारी में चारबाग की लाल महल बाट। रुचि लेते हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा में बाबर ने जो फॉर्मल गार्डन्स थे उनकी योजना और उनके बनाने में अपने इंटरेस्ट का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। बाबर ने उनके योजनाओं और उनकी फॉर्मल गार्डन्स बागों की औपचारिकताओं की योजनाएं बनाने की अपनी रुचि का वर्णन किया है। बाग आर्टिफिशियल चैनल कृत्रिमिक नहरों द्वारा 4 क्वार्टर्स मतलब 4 आयताकार भागों में डिवाइड
किया जाता था। These gardens were called चारबाग। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण इसको चारबाग कहा जाता था। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ मोस्ट ब्यूटीफुल, कुछ ऐसे ही सर्वाधिक सुंदर चारबागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। फिगर 9 में हमने आपको पहले पीछे दिखाया था। There were several important architectural innovations during Akbar's reign. अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक इनोवेशंस हुए। फॉर इंस्पिरेशन, इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके सेंटर एशियाई पूर्वज जो थे तैमूर के मकबरे से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला सेंट्रल टावरिंग जो सबसे ऊंचा गुंबद था और ऊंचा प्रवेश द्वार, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम्ब्स। तो उसका जो फर्स्ट था हुमायूं टॉम्ब मकबरे में दिखाई दिया। यह मकबरा यूज फॉर्मल विशाल औपचारिक चारबाग के सेंटर में था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तबिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक सेंट्रल हॉल था और 8 कमरों से जो घिरा होता था। इस इमारत का कंस्ट्रक्शन रेड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके एज सफ़ेद संगमरमर से बने हैं। ये नीचे आपको ताजमहल दिखाया गया है, हुमायूं का मकबरा दिखाया गया है। ये आपको क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है इसमें कि जो ये देखो ये वाइट कॉर्नर्स है, जो इसके एजेस हैं वो वाइट स्टोन से बनाए गए हैं। It was during Shahjahan reign that the different elements of Mughal architectures were fused together a grand harmonious synthesis. शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासनकाल में कंस्ट्रक्शन वर्क जो था कंटिन्यूस चलता रहा, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। पब्लिक और प्राइवेट सेरेमनीज के लिए हॉल बनाए गए, इसमें समारोह कक्ष बनाया गया और उसे बड़े सावधानी पूर्वक से बनाया गया। एक विशाल कोर्टयार्ड भी था इसमें, और जिसे चिहिल सुतून तथा 40 पिलर्स 40 खंभों के भवन सभा भवन भी कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, 40 पिलर्स हॉल के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल ए मॉस्क। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए जाते थे। उनका जो पेडेस्टल सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला क्या किसे कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। नमाज के समय मुसलमानों के सामने की जो दिशा होती है, जिस तरफ वो मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, उसे किबला कहते हैं। क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस डायरेक्शन में फेस करके बैठता था। इस आर्किटेक्चर फीचर्स का वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि था। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट वाज एम्फेसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर्संबंध पर बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला, एक सीरीज बनाई गई, जिसमें ग्रीक गॉड जो पौराणिक यूनानी देवता और फिशर्स की ल्यूट मतलब वीणा बजाते हुए चित्र बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस का जो
फ्यूरियस बीट्स थी। संगीत जो उसका था वो बहुत ही आक्रामक संगीत जो था जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। शाहजहाँ के सार्वजनिक हॉल भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि जस्टिस करते समय राजा हाई और लो सभी प्रकार के लोगों के साथ इक्वल व्यवहार करेगा और सभी हार्मनी के साथ रह सकेंगे। शांति, हार्मनी मतलब शांति के साथ सभी रह सकेंगे। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रीजन शाहजहाँ कैपिटल वाज एट आगरा। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। इस शहर में नोबिलिटी मतलब ऐसे लोग जो विशिष्ट लोग होते थे, ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के बैंक्स पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान फॉर्मल जो बाग से उसके अनुसार किया गया था। चार बाग की योजना के अंतर्गत वेरिएशंस भी थी जिन्हें इतिहासकार रिवर फ्रंट गार्डन नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में ड्वेलिंग निवास स्थान चार बाग के मिडल में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल क्रॉस टू बैंक किनारे पर होते थे। शाहजहाँ एडोप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल। शाहजहाँ ने अपने शासन की जो भवनतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के लेआउट में नदी तट बाग की योजना बनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक टेरेस पर चबूतरे पर तथा बाग इसके साउथ में बनाया गया था। In the new city of Shahjahanabad that the constructed in Delhi, the imperial palace commanded the river front. Only specially favored nobles like his eldest son Dara Shikoh were given access to the river. All others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें इम्पीरियल पैलेस नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों और उनके बड़े बेटे दारा शिकाओ को ही नदी के पास बसने की अनुमति थी। रीजन एंड एम्पायर, क्षेत्र व साम्राज्य। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज्ड बिटवीन द 8th and 18th century, there was also a considerable sharing of ideas across regions. 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की जो ट्रेडिशन थी दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। फॉर एग्जांपल विजयनगर में राजाओं की जो एलिफेंट्स स्टेबल्स मतलब जहाँ पर हाथी रहते थे, गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुख्य महलों में बहुत सिमिलर थी। इधर साइड पे आपको कॉलम दिया हुआ है, ये देखो। इंटीरियर ऑफ टेम्पल ऑफ गोविंद देवा इन वृंदावन, जो वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का जो अंदरूनी भाग है वो उसकी पिक्चर दिखाई गई है। ये 1590 में बनाया गया था। इस मंदिर का निर्माण रेड स्टोन से किया गया था और वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सीकरी में भी इसका प्रयोग किया गया। The creation of large empires that brought different regions under their rule helped in this cross-fertilization of artistic forms and architectural styles. विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों को बढ़ावा मिला। इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल मुगल शासन अपने भवनों के निर्माण में रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल शैली को अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे।
फॉर एग्जाम्पल, बंगाल में स्थानीय शासकों ने थैच्ड रूफ, छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों की यह बांग्ला जो गुंबद थी, डोम थी, इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। इन क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की इसी इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का इम्पैक्ट दिखता है। Even though the authority of the Mughal rulers wanted in the 18th century, the architecture styles developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms. 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित जो वास्तुकलात्मक शैली थी उनका निरंतर प्रयोग हो रहा था। अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य की स्थापना करने की कोशिश की, प्रयास किया, तो उन्होंने इसी शैली को अपनाया। फतेहपुर सीकरी के जोधा भाई महल में छत के जो एक्सटेंशन थी वो कैसी थी? डेकोरेटेड पिलर्स थे, अलंकृत स्तंभ बने हुए थे और ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, फिगर 17। चर्चिज दैट टचेज द स्काई, आसमान छूते चर्च। फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में अर्लियर बिल्डिंग्स जो आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक टॉलर एंड लाइटर, ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ। वास्तुकला की शैली को गोथिक नाम से जाना जाता है। इस शैली की जो विशेषताएं थी, इसमें नुकीले ऊंचे आर्चीज मतलब मेहराब और रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए जो सीन्स थे उनका दिखाया गया था, उनका चित्रण किया गया था। और दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था, जो वास्तुकलात्मक शैली थी, वो सर्वोत्तम ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। जो पेरिस में चर्च बना हुआ है, ये उसका उदाहरण है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।